तो आज अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्रज गुणन विधि से हल करना। ग्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमें फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को जानने के लिए हम सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का सामान्य रूप लिखेंगे। सामान्य रूप क्या था इनका? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से देखते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x बाई और नीचे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा स्टार्टिंग लेटर होगा BCA। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हम x को लिखने जा रहे हैं तो x के नीचे क्या लिखेंगे, तो x को ढक दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे बाकी का, है ना। अब देखिए स्टार्टिंग लेटर हमारा B है, तो हमारा यहाँ बनेगा B1 C2 और B2 C1, तो यहाँ लिख देंगे B1 C2 माइनस B2 C1। इसी प्रकार यदि हम y को लिखने जाएंगे तो y को ढक देंगे, है ना। तो चलिए जरा y को लिखते हैं, तो y को ढक देते हैं यहाँ पर, तो y को ढके तो बचा C1 C2 A1 और A2, इन दोनों के बीच अब हमारा स्टार्टिंग लेटर C है, तो ये हमारा बनेगा C1 A2 और ये बनेगा हमारा C2 A1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारा बना C1 A2 माइनस C2 A1, और आखिरी में जब हम अचर पद को लिखेंगे तो अचर पद के लिए ऊपर लिखते हैं 1 और नीचे अब इसी वाले को ढक देते हैं, बाकी ये दोनों बच गए, ये चारों बच गए, इन चारों में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा A1 B2 और A2 B1। A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस प्रकार हमें फॉर्मूला मिला। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में। जरा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते लिखा क्या है, लिखा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी कि हमें सबसे पहले ये बात बताना है हलों की संख्या कितनी है। इसके बाद आगे लिखा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी अगर अद्वितीय हल होते हैं तो उसे हमें किस विधि से ज्ञात करना है, ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1 का 1 है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब सबसे पहले हमें हलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान लिखेंगे। तो A1 का मान 1, B1 का मान -3 और C1 का मान भी -3, A2 का मान 3, B2 का मान -9 और C2 का मान -2। सबसे पहले हम A1/A2 ज्ञात करेंगे, ये हमारा होगा 1/3। फिर हम B1/B2 निकालेंगे, तो B1 के जगह हमारा -3 और B2 के जगह -9, माइनस को माइनस से काट दिया, ये आया 1/3। इसी प्रकार हम C1/C2 निकालेंगे, तो C1 का मान है -3 और C2 का मान है -2, माइनस को माइनस से काट दिया, ये बना हमारा 3/2। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ A1/A2 इक्वल आया है B1/B2 के, और ये दोनों इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो हमने सारणी पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 में, उस सारणी में हमने शर्त लिखे थे एवं हलों की संख्या लिखी थी। तो इस शर्त में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं, तो यानी कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो इसे हमें आगे हल भी नहीं करना है, यहीं पर हमारा काम हो गया, है ना। केवल अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें हल करना है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हमें लिखा है 2x प्लस y बराबर 5। तो सबसे पहले इस 5 को इधर ले आया, तो ये 2x प्लस y और माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा बन गया है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हमें लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। इस 8 को भी इधर खींच के ले आएंगे, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये हमारा बना दूसरा समीकरण। यहाँ से हम A1 A2 B1 B2 एवं C1 C2 का मान लिखेंगे। तो A1 का मान है हमारा 2, B1 का मान है 1 और C1 का मान है -5, A2 का मान है 3, B2 का मान है 2 और C2 का मान है -8।
सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, ये हमारा बना 2/3। इसके बाद हम निकालेंगे b1/b2, ये हमारा आया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें यहाँ मिला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस स्थिति में हमने क्या पढ़ा है कि समीकरण युग्म के केवल एक एवं अद्वितीय हल है। अब इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल आया है, तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमें इसे हल करना है ब्रज गुणन विधि से। तो चलिए इसे ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारा x/b1c2 माइनस b2c1 y/c1a2 माइनस c2a1 और 1/a1b2 माइनस a2b1। चलिए मानों को रखते हैं। तो x/b1 के जगह है हमारा 1 और c2 के जगह है हमारा -8 माइनस b2 के जगह है हमारा 2 और c1 के जगह है -5। y/c1 के जगह है हमारा -5 और a2 के जगह है हमारा 3 और माइनस c2 के जगह है हमारा -8 और a1 के जगह है हमारा 2। 1/a1 के जगह है हमारा 2 इंटू b2 के जगह b2 और माइनस a2 के जगह है हमारा 3 और b1 के जगह है हमारा 1। चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे x/8 को -1 से गुना किया -8 और ये माइनस और माइनस +10। यहाँ आ गया हमारा y/-15 और माइनस माइनस +16। यहाँ से आ गया 1/4 और -3। चलिए घटाया जाए इसे और हल करते हैं कि आया हमारा x/2 y/1 और ये 1/1। अब x/2 को 1/1 के बराबर करेंगे तो x का मान मिल जाएगा और y/1 को 1/1 के बराबर करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं x/2 बराबर 1/1 और y/1 बराबर भी 1/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से x का मान हमें मिला 2 और y का मान मिला 1। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारा हल है, यानी कि आंसर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में। तो 1 का 3 देख रहे हैं हम, क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ हमारा। क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20। तो सबसे पहले तो 20 को खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि 3x - 5y और -20 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 6x - 10y बराबर 40, यानी कि 6x - 10y -40 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। चलिए अब हम a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 के मानों को लिखेंगे। तो a1 का मान है हमारा यहाँ 3, b1 का मान है -5 और c1 का मान है -20। इसी प्रकार a2 का मान है हमारा 6, b2 का मान है -10 और c2 का मान है -40। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, यानी कि 3/6 एक बार में और ये 2 बार में, यानी ये आया हमारा 1/2। इसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, माइनस माइनस खत्म, ये एक बार में और ये 2 बार में, यानी ये आ गया हमारा 1/2। इसी प्रकार हम c1/c2 निकालेंगे। तो c1 का मान है -20 और c2 का मान है -40। माइनस को माइनस से काट दिया, 20 से एक बार में और 20 से 2 बार में। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 के, और ये तीनों इक्वल आए हैं आपस में, यानी c1/c2 के। जब तीनों इक्वल होते हैं तो इस शर्त में हमारा समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, यानी समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब अनेक हल है तो इसे हमें आगे हल नहीं करना है। इस क्वेश्चन का काम हमारा यही खत्म हो गया। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में। क्वेश्चन है x - 3y - 7 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम करते क्या है, तो a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 का मान लिखते हैं। तो a1 का मान है हमारा 1, b1 का मान है -3 और c1 का मान है -7, a2 का मान है 3, b2 का मान है -3 और c2 का मान है -15। तो
तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे, यानी इसका मान आ गया 1/3 और यहाँ से निकालेंगे b1/b2 का मान, तो ये -3/-3 माइनस से माइनस को काटा, 3 से 3 को काट दिया एक बार में, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ a1/a2 ये नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के। तो इस शर्त में समीकरण युग्म का केवल एक एवं अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल आ गया इन समीकरण युग्म का, तो हमें ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास x/b1c2 माइनस b2c1 y/c1a2 माइनस c2a1 और 1/a1b2 माइनस a2b1। तो चलिए यहाँ मान रखते हैं, x/b1 के जगह हमारा -3 और c2 के जगह पर मैं -15 माइनस b2 के जगह हमारा -3 और c1 के जगह है हमारा -7। इसके बाद y के नीचे c1 का मान है हमारा -7 और a2 का मान है +3 और माइनस c2 का मान है हमारा -15 और a1 का मान है 1। इसी प्रकार 1/a1 के जगह हमारा 1 और b2 के जगह है हमारा -3 और माइनस a2 के जगह है हमारा 3 और b1 के जगह है -3। चलिए इसे जरा हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा x बाई माइनस माइनस प्लस यानी कि +45, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से गुना कर दिया 21, y बाई प्लस माइनस माइनस यानी कि -21 और माइनस माइनस +15, ये 1 बाई प्लस को माइनस से गुना किया -3 और माइनस माइनस गुना होकर के +9। चलिए जरा यहाँ ध्यान देते हैं। तो x बाई 45 में से 21 को घटा दिया तो 24 मिला, y बाई -21 और +15 यानी कि -6 हो गया और 1 बाई -3 + 9 ये भी 6 हो गया। अब यहाँ से x वाले को कांस्टेंट के बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा और y वाले को कांस्टेंट के बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले x बाई 24 को 1/6 के बराबर करते हैं और यहाँ y/-6 को 1/6 के बराबर करते हैं। यहाँ से 24 को काट दिया 4 बार में और यहाँ 6 से 6 को काट दिया एक बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x का मान आया है 4 और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो y का मान आया है -1 यानी कि x बराबर 4 और y बराबर -1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 14 को। तो एग्जाम्पल 14 का सवाल जरा देख लेते क्या लिखा है। एग्जाम्पल 14 में सवाल दिया गया बेंगलोर के एक बस स्टैंड से बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत
74 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से बस स्टैंड यशवंतपुर तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हमें सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि बेंगलुरु के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपये आता है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो लागत 74 रुपये आता है। हमें बताना है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड यशवंतपुर का किराया कितना है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मल्लेश्वरम का किराया 100 रुपया, यानी माना कि मल्लेश्वरम का किराया बराबर 100 रुपया तथा यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपया है। हमने क्या मान लिया, मल्लेश्वरम के किराए को x मान लिया और यशवंतपुर का किराया को y मान लिया। तो आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें दिया गया है कि मल्लेश्वरम के 2 टिकट और 3 टिकट यशवंतपुर का लागत 40 रुपया है। हम देख रहे हैं मल्लेश्वरम के 1 टिकट का किराया 100 रुपया, तो 2 टिकट का कितना हो जाएगा, 2 टिकट का हो जाएगा 2x प्लस 3 टिकट यशवंतपुर के खरीद रहे हैं, 1 टिकट यशवंतपुर का y रुपये है तो 3 टिकट का 3y और कुल मिलाकर के हमें मिला है 46 रुपया। तो समीकरण बनाने के लिए इसे हम इस साइड ले आएंगे, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। ये बना हमारा समीकरण 1। अब फिर आगे पढ़ते हैं। फिर क्या कहा, पुनः हमें कहा गया कि 3 टिकट मल्लेश्वरम के, यानी 1 टिकट मल्लेश्वरम का x है तो 3 टिकट का 3x और 5 टिकट यशवंतपुर के, यानी 1 टिकट यशवंतपुर का y है तो 5 टिकट का 5y और कुल मिलाकर के इस बार लागत आया है 74 रुपया। 74 को इधर ले आएंगे, यानी 3x प्लस 5y और माइनस 74 बराबर 0। हमें दोनों का किराया ज्ञात करना है तो हम इसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसे ब्रज गुणन विधि द्वारा ही हल करेंगे। तो a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -46, a2 का मान 3, b2 का मान है 5 और c2 का मान है -74। तो चलिए जरा ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, फॉर्मूला पढ़ा है x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए जरा मानों को रख लेते हैं। तो x बाई b1 के जगह है हमारा 3 और c2 के जगह है हमारा -74 और माइनस b2 के जगह है हमारा 5 और c1 के जगह है -46। y बाई c1 के जगह हमारा -46 और a2 के जगह है हमारा 3 माइनस c2 के जगह हमारा -74 और a1 के जगह है हमारा 2 बराबर 1 बाई a1 के जगह हमारा 2 और b2 के जगह है 5 माइनस a2 के जगह है 3 और b1 के जगह भी है 3। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा x बाई प्लस और माइनस माइनस गुना कर लिए, 74 को 3 से आ गया 222 माइनस माइनस प्लस गुना कर दिए 46 को 5 से तो ये आ गया 230। ये y बाई प्लस और माइनस माइनस 46 को 3 से गुना कर दिया, आ गया -138 और माइनस माइनस प्लस 74 को 2 से गुना कर दिया 148
और यहाँ 1/5 को 2 से गुना कर दिया तो 10 और 3 को 3 से गुना कर दिया तो 9। इस प्रकार हम जब हल करेंगे तो हमें मिलेगा x बाई नीचे -222 है और प्लस 230 है तो घट करके हो गया 8, y बाई नीचे यहाँ -138 है और प्लस 148 है घट करके हो गया 10 और 1/10 में से 9 गया तो 1। फिर से x वाले को x वाले के साथ बराबर करेंगे तो x का मान मिले, x वाले को कांस्टेंट के साथ यानी 1/1 के बराबर करेंगे तो x का मान मिलेगा और y/10 को भी 1/1 के बराबर करेंगे तो y का मान मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हमें x का मान मिला 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हमें y का मान मिला 10, यानी x हमने माना था मल्लेश्वरम का किराया, यानी कि मल्लेश्वरम का किराया हमें मिला है 8 रुपया, जिसे हमने x माना था। मल्लेश्वरम में किराया को हमने x माना था तो ये आया है हमारा 8 रुपया। और यशवंतपुर का किराया जिसे हमने y माना था ये आ गया है 10 रुपया। तो ये हमारा आंसर मिल गया इसे हमें। आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 15 में। तो एग्जाम्पल 15 में हमारा सवाल लिखा है, सवाल दिया गया हमें कि p के किन मानों के लिए, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरण हमें दिया गया है 4x प्लस py बराबर 8। यह हमारा, अच्छा 8 को इधर ले आते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा बन गया 4x प्लस py माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है 2x प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। ये दिया ही गया है हमें, ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। हमें बताना है कि p के किन मान के लिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ध्यान देने वाली बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो चलिए इस पर ध्यान देंगे। a1 का मान है हमारा 4, b1 का मान है हमारा p और c1 का मान है हमारा 8, a2 का मान है 2, b2 का भी मान है 2 और c2 का मान है 2। हमें बोला गया है अद्वितीय हल है, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे अद्वितीय हल होने का शर्त। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है हमारे पास, हमने पढ़ा है अद्वितीय हल होने का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। चलिए मानों को रखते हैं। तो a1 की जगह है हमारा 4, a2 की जगह है 2 और b1 नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल b1 की जगह है हमारा p और b2 की जगह है 2। इस 2 से 2 को काट दिए तो हमें p नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या, p नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि p का मान 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि इस p बराबर, अगर हम p की जगह 4 को छोड़कर और कोई भी मान रखें तब इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। p नॉट इक्वल टू 4 आने का मतलब है कि p का मान 4 नहीं होना चाहिए। तो p का मान 4 नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, 4 को छोड़कर कुछ भी हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे 4 के अतिरिक्त p के किसी भी मान के लिए समीकरण युग्म का केवल एक एवं अद्वितीय हल होगा, है ना। यानी 4 की जगह कुछ भी आ जाए, इस 4 यहाँ p की जगह 4 के अलावे कुछ भी आ जाए तब इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 16 में। एग्जाम्पल नंबर 16 में हमें लिखा है कि k के किन मान के लिए, k के किस मान के लिए
निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण हमें दिए गए हैं, समीकरण दिया गया हमें कि x प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, यह हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया गया है 12x प्लस ky और माइनस k बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण। सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 के मानों को लिखेंगे। तो a1 का मान है हमारा k, b1 का मान है हमारा +3 और c1 का मान है हमारा माइनस में k माइनस 3। a2 का मान है हमारे पास 12, b2 का मान है k और c2 का मान है माइनस k। हमें कहा गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होना चाहिए, तो हम सबसे पहले अपरिमित रूप से अनेक हल का शर्त लिखेंगे। अनेक हल होने का शर्त क्या होता है? अनेक हल होने के लिए शर्त होता है a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 और ये इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। चलिए मानों को रखते हैं। तो a1 के जगह पर k, a2 के जगह a1/a2 के जगह पर हमारा 12, b1 के जगह पर हमारा 3, b2 के जगह पर हमारा k, c1 के जगह पर हमारा माइनस k माइनस 3 और c2 के जगह हमारा माइनस k। चलिए यहाँ सबसे पहले तो माइनस माइनस को काट देते हैं। अब ये तीनों आपस में बराबर है तो कोई दो को बराबर लेके चलेंगे। पहले हम इन दोनों को लेके चलते हैं, फिर इन दोनों को लेके चलेंगे, है ना, या इन दोनों को भी लेके चल सकते, किसी भी दो को बराबर को लेके चलेंगे। तो k/12 बराबर 3/k और इन दोनों को ही बराबर लेके चलते हैं। यदि 3/k इक्वल होना चाहिए k माइनस 3/k के। चलिए जरा यहाँ ध्यान देते हैं। तो यहाँ जब हम गुना किया तो k को k से किया तो k स्क्वायर और 12 को 3 से किया तो 36, और जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट बन जाता है और रूट में प्लस और माइनस दोनों आता है, यानी कि यहाँ से हमें k का 2 मान मिल रहा है, प्लस और -6। लेकिन ये दोनों मान नहीं होंगे, केवल एक होंगे, है ना। अब हमें यहाँ 2 मिले हैं, 2 में से कोई एक ही सही है, तो उसको निकालने के लिए इस साइड को हल करेंगे। k से k को काट दिया, है ना, तो हमें क्या मिला? 3 बराबर k माइनस 3, -3 को इस साइड भेज दिया, यानी 3 + 3 बराबर k, यानी 6 बराबर k, यानी कि k बराबर 6। अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ मिला हमें k बराबर 6 और यहाँ +-6, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो आया है, यानी दोनों में +6 आया है, इसलिए k बराबर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि k बराबर 6 के लिए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आ जाते हैं फिर से हम अपने एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल्स सारे खत्म हो गए, आ गए हम अपने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में। जरा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखते क्या लिखा है। लिखा है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर से अनेक हल वाला सवाल। चलिए जरा देखते हैं। समीकरण युग्म हमें दिया गया है 2x + 3y = 7। सबसे पहले इस 7 को खींच के इधर ले आएंगे, ये हमारा बन जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ये हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b
और -2, इस पूरे को खींच के इधर ले आएंगे, है ना। जब इस पूरे को खींच के इधर लाया तो ये हमारा बन गया a - b × x प्लस a + b × y, और पूरे को ला रहे, ये पूरा इधर प्लस में है, इसको पूरे को इधर ले आएंगे तो ये पूरा बन जाएगा माइनस, माइनस में 3a + b - 2 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ से हम सबसे पहले a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 के मानों को लिखेंगे। तो a1 का मान है यहाँ पर हमारा 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -7, a2 का मान है हमारा a - b, b2 का मान है हमारा a + b और c2 का मान है हमारा माइनस में 3a + b - 2। चलिए, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त। अनेक हल होने का शर्त हमने क्या पढ़ा है, तीनों अनुपात यानी कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए, मानों को रखते हैं, तो a1 के जगह पर में 2 और a2 के जगह पर में a - b, b1 के जगह पर में 3 और b2 के जगह पर में a + b, c1 के जगह पर में -7 और c2 के जगह पर में -3a + b - 2। माइनस से माइनस को काट देते हैं। अब किन्हीं दो को बराबर लेकर के चलेंगे और हम हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या है, 2/a - b बराबर 3/a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो 2 से a में गुना किया तो 2a, 2 से b में गुना किया 2b, 3 से a में गुना किया 3a और -3 से b में गुना किया -3b। सभी को खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि 2a + 2b - 3a और प्लस 3b बराबर 0। यानी यहाँ से हम इसे बना लेंगे 2a में से 3a घटाया तो -a, ये +2b और ये +3b मिलकर के +5b बराबर 0। इसको हम तीसरा समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि दो समीकरण 1 और 2 हो चुके थे, इसे हमने तीसरा समीकरण बना लिया। तो इस तरह हमें तीसरा समीकरण मिला। अब फिर हम आगे हल करेंगे, इन दोनों को बराबर लेके चलते हैं, यानी 3/a + b को इक्वल लेकर के चलते हैं 7/3a + b - 2। चलिए, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो 3 को 3 से गुना किया तो 9a, 3 को b से गुना किया 3b और 3 को 2 से गुना किया तो -6, और ये हमारा बन गया 7a + 7b। सभी को खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि ये हमारा है 9a + 3b - 7a - 7b और -6 को इधर ले आया तो ये बन गया हमारा +6। 9a में से 7a को घटाया तो हमें मिला 2a + 3b और -7b, ये घट करके हो गए -4b = 6। हमें यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, तो जब हमें कॉमन मिलता है सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो a - 2b बराबर 6, यहाँ काट दिया 3 बार में, यानी इस प्रकार हमारा चौथा समीकरण a - 2b बराबर मिल गया 3। अब हम इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ है -a और यहाँ है +a, जब सेम है ही, साइन अलग अलग है तो समीकरणों को जोड़ लेते हैं, यानी समीकरण 3 + समीकरण 4। तो तीसरा समीकरण हमारा -a + 5b बराबर 0 और चौथा समीकरण है a - 2b बराबर 3। चलिए, +a और -a का कहानी खत्म। 5b में से 2b को घटाया 3b और 3 और 0 को जोड़ा तो 3 से 3 काट दिया, यानी कि b का मान 1। अब इस b के मान को, यानी b का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर क्या है भाई हमारा समीकरण 3, तो हमारा समीकरण 3 था -a + 5b बराबर 0, यानी कि -a + 5 × b की जगह 1 बराबर 0, यानी -a + 5 बराबर 0। 5 को उधर भेज देते हैं तो -a बराबर -5, माइनस से माइनस को काट दिया, यानी a बराबर हमारे पास आ गया है 5। तो इस प्रकार हमें आंसर के रूप में a बराबर 5 और b बराबर 1 प्राप्त हुआ। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। तो 2 का 2 हमारा सवाल है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं वाला सवाल आया है। समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं, तो हमारा समीकरण युग्म है 3x + y = 1। सबसे पहले इस 1 को खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि 3x + y - 1 = 0। ये बना हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2 × k - 1 x + k - 1 × y बराबर 2k + 1। इसको भी खींच के इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 × k - 1x + k - 1 × y। और ये प्लस में, ये पूरा इधर प्लस में, इस पूरे को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा 2k + 1 = 0। ये बना हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 एवं b1 b2 एवं c1 c2 के मान को लिखेंगे। एक मिनट जरा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 2k - 1 × x है, यहाँ 2k - 1 × x है, यहाँ हो जाएगा 2k - 1 और कोई एरर नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से a1 का मान लिखेंगे। a1 का मान है हमारा 3, b1 का मान है 1 और c1 का मान है -1। a2 का मान है हमारा 2k - 1, b2 का मान है k - 1 और c2 का मान है हमारा -2k + 1। अब हमें कहा गया है कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होने का शर्त लिखेंगे। कोई हल नहीं होने का शर्त क्या पढ़ा है हमने, तो कोई हल नहीं होने का शर्त हमने पढ़ा है कि a1/a2 तो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2 के। चलिए जरा मानों को रखते हैं, तो a1 की जगह पर है हमारा 3/a2 की जगह है हमारा 2k - 1 बराबर b1 की जगह है हमारा 1/b2 की जगह हमारा k - 1 नॉट इक्वल होना चाहिए। c1 की जगह है हमारा -1 और नीचे c2 की जगह -2k + 1। इस माइनस को काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा कि k का मान क्या होना चाहिए, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, ताकि c1 c2 का अनुपात सेम ना आए। चलिए जरा ध्यान देते हैं। तो जब इन दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि 3/2k - 1 को इक्वल कर रहे हैं 1/k - 1 के, और 1/k - 1 नॉट इक्वल होना चाहिए 1/2k + 1 का। चलिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 को k से गुना किया तो ये बन गया हमारा 3k, 3 को 1 से गुना किया -3 और 1 से गुना किया तो सेम टू सेम, यानी कि 2k - 1। चलिए जरा करते क्या है, 2k को इधर ले आते हैं, यानी कि 3k - 2k बराबर ये -1 और ये -3 इधर आया तो +3, यानी 3k में से 2k को जब हमने घटा दिया तो k का मान हमें यहाँ मिला 3 में से 1 घटा करके 2, यानी k का मान 2 होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए निकालने के लिए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि k -1 को 1 से गुना किया तो k - 1, 2k - 1 को गुना किया 1 से तो 2k + 1 सॉरी। चलिए तो क्या करेंगे, k को उधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले आते हैं। नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि k + 2k इधर आया -2k, ये नहीं इक्वल होना चाहिए +1 और ये -1 वाला इधर गया +1, यानी कि 2k में से k गया, यानी -k नॉट इक्वल होना चाहिए 1 के, सॉरी 1 + 1 2k, और यानी कि k का मान नहीं होना चाहिए -2 के बराबर। यानी कि इस प्रकार हमें आंसर क्या मिला कि k का मान तो 2 होना चाहिए, लेकिन k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हमें आंसर मिला। तो आते हैं हम अपने तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल हमारा लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मांगते हैं? तो प्रतिस्थापन विधि से तो हमने पहले हल कर ही चुका है, इसे हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तो हमारा समीकरण लिखा गया है 8x + 5y बराबर में 9। तो सबसे पहले तो 9 को खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि 8x + 5y - 9 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 3x +
2y बराबर 4, तो 4 को भी खींच के इधर ले आएंगे, यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए जरा ब्रज गुणन विधि से बनाना है हमें, तो a1 a2 b1 b2 एवं c1 c2 के मानों को लिख लेते हैं। तो a1 का मान है हमारा 8, b1 का मान है हमारा 5 और c1 का मान है हमारा -9। a2 का मान है हमारा 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -4। अब ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला हमने पढ़ा है b1 c2 माइनस b2 c1 y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए जरा मानों को रखते हैं, तो x बाई b1 के जगह है हमारा 5 और c2 के जगह है हमारा -4, माइनस b2 के जगह है हमारा 2 और c1 के जगह है -9 इक्वल 1 बाई c1 के जगह है -9 और a2 के जगह है +3 माइनस c2 के जगह है -4 और a1 के जगह है हमारा 8। 1 बाई a1 के जगह 8 और b2 के जगह 2 माइनस a2 के जगह 3 और b1 के जगह 5। चलिए जरा हल करते हैं इसको। ये आ गया हमारा x बाई 5 को -4 से गुना किया -20 और ये माइनस माइनस +18, 1 बाई ये -27 और ये माइनस माइनस +32 और 1 बाई 8 को 2 से गुना किया 16, 3 को 5 से किया तो 15। जरा हल करते हैं, तो x बाई -2 1 बाई यहाँ 5 हो जाए, y बाई 5 यहाँ 1 लिख दिया है, y बाई 5 तो y यहाँ भी 1 लिख दिया, y बाई 5 1 बाई 1। अब x बाई -2 को 1 बाई 1 के इक्वल करेंगे तो x का मान मिलेगा हमें, यानी x बाई -2 को बराबर किया 1 बाई 1 के और y बाई 5 को भी बराबर किया 1 बाई 1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हमें x बराबर -2 और जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो y का मान मिला 5, यानी इस प्रकार हमारा आंसर हो गया x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अपने इस वीडियो में हम यहीं तक कर रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज करें 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।